जो कोई भी मेरे मृत्यु के बाद के 5 दिन तक इस नगर, इस गांव, इस शहर, अन्यथा इस राज्य में रुकेगा, या तो वह शिला का बन जाएगा, यानी पत्थर, स्टोन्स बन जाएगा, या फिर उसका अंतिम रात होगा। इतना सब सुख संपन्न, धन धान्य, शिक्षा की उन्नति, मार्ग, व्यापार, सब चलने के बावजूद भी ना उस गांव में ना एक ऐसा श्राप लग जाता है कि सारे वहां के लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर, और जो वहां पे रह चुका है वो पत्थर का बन जाता है। और इस श्राप के कारण पूरा नगर तहस नहस हो जाता है, और वहां पे आज तक कोई व्यक्ति आया ही नहीं है। वो गांव श्रापित गांव करके माना गया है, और इस श्रापित गांव होने के कारण वहां पर कोई नई बस्ती भी नहीं बस पाती, और जो कोई बस गया उसका आखिरी दिन, आखिरी पल और वो आखिरी समय ही रहता। हम आज इसी कहानी के बारे में समझेंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम आज से ठीक राजस्थान में जाएंगे, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ऑफेंड बिल्कुल मत होइए कि मैं अगर आपका राज्य का नाम ले रहा हूं तो बस एक कहानी समझकर आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे एक सुझाव चाहूंगा कि मेरे को और क्या चेंजेस करना है करके आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस कहानी में हम लोग देखेंगे ना कि राजस्थान के एक गांव में, और उस गांव को मैं गांव तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वो एक नगर और एक शहर जैसा था, और ये काफी पुरानी कहानी है। तो उस गांव में ना काफी बड़ा, यानी कि आप सोच के चलिए ना, काफी बड़ा इलाका था, और उस इलाके में वो जो राजा है उसका शासन इतना सुंदर, खूबसूरत, बढ़िया, आप तारीफ करेंगे वो कम पड़ जाएगा आपको। इसीलिए वहां पे ना हर व्यक्ति या हर व्यापारी जब आता तो एक वो 2 दिन रहने का बिल्कुल भी नहीं सोचता, हफ्ते भर से लेके 10 दिन तक का रहने का वो प्लानिंग करके आता था। अब दोस्तों वो गांव ही इतना सुंदर था, वहां पे मार्ग, शिक्षा, शिक्षण और वेदों का उपचार करने का तरीका, वहां के लोग, और हर चीज से सुविधाओं से भरा हुआ इलाका था। अब वहां पे ना बस आप समझ के चलिए ना कि अगर आप एक बार वहां जाएंगे ना तो आपकी कल्पना के परे है वैसा वाला वो नगर था। हम इसी के बारे में जानेंगे। राजा भी अपना शासन बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा था। लोग वहां पर टैक्स जो कर होता है राजा को समय पे ही देते थे, और अगर समझिए ना बारिश नहीं गिरती है, सूखा पड़ जाता है, तो राजा अपने ही जो अनाज भंडार होता है उसी से वो लोगों को बांटता था, नए नए नहर खुलवाता था। और इतना ही नहीं, तो जिस समय सूखा पड़ा हुआ रहेगा ना तो उस समय का वो सारा क्या कर देता था, कर्ज माफ कर देता था, यानी कि नो टैक्स। इतना सब होने के बावजूद भी ना वो कहते हैं ना कि कपड़ा आपका पूरा श्वेत हो, सफेद हो, तो उसमें अगर छोटा सा एक दाग लगा रहेगा तो लोगों का नजर श्वेत कपड़े पे नहीं, वो दाग पे रहेगा। उसी तरह से इतने सुंदरता पूरी चीज को होने के बावजूद भी बस एक छोटी सी कमियां थी, और वो छोटी कमियां यही थी कि उस राजा को एक सुंदर लड़की पैदा हुई, यानी कि उसका एक जन्म हुआ वहां पे, और वही सुंदर लड़की उस पूरे नगर को एक श्रापित बन गया। जी हाँ। अब वो सुंदर लड़की का जन्म होने से पहले हम राजा के बारे में जानते हैं। राजा वहां पे काफी, मतलब लगभग 200 से 250 साल से राजा अपने पूर्वजों से लेके वहां स्वयं तक शासन ही कर रहा था। और उसके जो पिताजी के पिताजी है वो वहां पे इतने सुंदर शासन करते थे वहां पे कि एक बार क्या हुआ कि वो शिकार पे गए, और शिकार पे जाने के बाद क्या हुआ कि उनसे गलती से उनको, मतलब बहुत गलती हो गई कि उन्होंने शिकार करते समय उनके घोड़े ने एक सांप को पांव के तले बहुत जोर से कुचल दिया, और सांप की, मतलब जो सर्प है उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए कल्पना है बट आप सुनिए, बहुत आपको अच्छा लगेगा। जैसे उसकी मृत्यु हो गई तो वहां से जो सरपणी होती है, जो उसकी वाइफ है सांप की, वो वहां पर आती है, उसकी आंखों में देखती है सांप के, और उसको पता चलता है कि इस राजा ने जानबूझ के, क्योंकि यह मार्ग जंगल का जो है वो हमारे लिए दिया गया है, और राजा जानबूझ के इस मार्ग से जा रहा है, और उसने क्या किया, उसके घोड़े ने मेरे पति को मार दिया। इसलिए मैं अब श्राप देती हूँ कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके घर में उसकी जो बेटी रहेगी ना, वो ही सबसे बड़ी श्रापित रहेगी, जो पूरे कुल को नाश कर देगी। अब ऐसा होता है कि कुछ समय बीत जाते हैं। जो राजा था करंट वाला, उसके जो दादाजी हैं, उनको काफी ज्वार यानी कि बीमारी होती है, और बीमारी के होने के कारण मृत्यु के करीब आते हैं। शासन, नगर और उनका राज्य, पूरा इलाका तभी भी बहुत अच्छे से ही चल रहा था। लेकिन कैसे कि अगर जब राजा अच्छा हो तो प्रजा भी आपकी साथ ज्यादा देती है। तब जब उनको पता चला कि हमारे राजा को कुछ तो बीमार हुआ है तो सब लोग वहां पे गए, बड़े बड़े ऋषि, वैद,
जिनको स्वप्न भी आता है वो भी वहां पे गए। और जिनको स्वप्न आता है उन्होंने बोला कि राजा, आपको ज्वर का कारण ये है कि मैंने सपने में देखा था कि आपने ना आपके घोड़े के द्वारा एक आपके अश्व ने एक सांप को कुरेद दिया था। तो वहां पे जो बैठे हुए बड़े बड़े हमारे शास्त्री लोग थे, जो पंडित लोग विद्वान लोग थे, जब उन्होंने भी सोचा और स्टडी किया और ध्यान किया तो उनको भी पता चला, हाँ राजा, आपके हाथ आपके घोड़े के जो अश्व के पांव से ऐसी घटना हुई है। तो राजा बोलता है, मुझे तो अभी तो शक्ति भी नहीं है कि क्रिया कर्म कांड ये सब मैं करूँ ताकि वो श्राप कंटिन्यू ना हो। तो राजा कहता है कि देखो, विधि का लिखाया हुआ एक विधान है और वो होना ही है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप अभी एक काम करिए सर, आप थोड़ा सा चिंता विहीन रहिए, हम इसके ऊपर कुछ तो करने का ये देखते हैं। लेकिन आप सोचिए ना, विधि ने लिखा था इसलिए वो तो चीज घट गया, इसीलिए उसी रात को राजा की मृत्यु हो जाती है। और उसके उपरांत उसके अगले दिन का जो युवराज मतलब जो यंग लड़का रहता है उसको क्या हो जाता है, पूरा नगर का राजा बन जाता है वो। अब वो भी शासन को बहुत अच्छे से यहाँ से चलाता है। उसकी भी दो वाइफ होती है, जिनमें से ज्येष्ठ वाइफ होती है, उनका जो पुत्र होता है वो अगला राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। और समय बीतता रहता है आहिस्ते 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 करके। और आगे जैसे समय जैसे बीतकर जो युवराज उसका जो बेटा है, जो भी करंट राजा है, वही जब बड़ा होता है और वो राजा बनने के लिए आ जाता है, फाइनली उसको भी क्राउन लगाते हैं, ये सब कर लेते हैं। परंतु जो उनके पिताजी रहते हैं ना, वो उनके पिताजी उस राजा को बोलते हैं कि देख बेटा, हमारे नगर में ना एक बात मुझे आपको बताने की नगर के बारे में, मैं सोचा कि बताओ या नहीं बताओ, लेकिन क्या करूं, बताना मुझे बहुत जरूरी पड़ रहा है। बोलते हैं कि हमारे नगर में यानी कि मेरे पिताजी को ना एक श्राप मिला था। वो श्राप क्या था कि हमारे घर में जब बेटी पैदा होगी ना, वही हमारे घर की अंतिम यानी हमारे पूरे कुल को नाश करेगी। और यही जब वो करंट वाला राजा जो सुनता है तो वो इन चीजों पे इतना यकीन तो नहीं करता, कि वो भी सारे वेद शास्त्र उन्होंने पढ़े हुए रहते हैं, अच्छी शिक्षा को ग्रहण किया रहता है, इसलिए वो इतना फोकस या तो ध्यान नहीं देता। और वो ठीक है कहता है। समय बीतता है और जो करंट युवराज थे वो राजा बन जाते हैं। और जैसे ही राजा बन जाते हैं तो कुछ समय बाद उनके पिताजी का देहांत हो जाता है। और देहांत होने के बाद में अब वो पूर्ण तरह से पूरा राज शासन को अपने अंडर कंट्रोल करके, जिस तरह से वेलफेयर अपने दादाजी ने पिताजी ने चलाया था, वैसे ही वो भी वहां पे पूरा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब वो भी शिकार में जाते हैं, शिकार में जाते हैं तो उनको एक स्त्री दिखती है और वो स्त्री से इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि उनके प्रेम में पड़ जाते हैं। और वो स्त्री के प्रेम में पड़ते हैं तो उनके घर में जाके विवाह का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि नगर तो राजा का है। और ऐसी कहावत है कि अगर नगर में जो कोई वस्तु है तो पहला अधिकार राजा का होता है कि नहीं। तो राजा उनके पिताजी के पास अपना रिश्ते का लिए मतलब जो भी पंडित लोग होते हैं उनको भेजते हैं। और वहाँ का जो पंडित होता है वो जब उनके घर जाता है लड़की के, तो शास्त्र का ज्ञान होने के कारण वो वहां पर कह देता है कि राजा को जाने के बाद मतलब वहां से घर पे सलाह मशवरा करके आता है और राजा को कहता है कि "अ, राजा, ये विवाह करना उचित नहीं है, क्योंकि उनके जो जीवन में जो स्त्री है उसके जीवन में ना दोष है। और वो दोष ऐसा है कि वो आपको तो ले लेगी, आपके नगर को भी ले लेगी।" और राजा बोलता है कि पंडित जी, ब्राह्मण जी या तो पंडित जी या तो शास्त्री जी जो बड़े विद्वान होते हैं, मैं विद्वान जी कहता हूँ, विद्वान जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं सम्मोहित हुआ हूँ उसके प्रति, और मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, और मुझे वो चाहिए। ऐसा कह के राजा उसको पंडित जी को बोलता है। पंडित जी बहुत समझाते हैं, पंडित जी वहाँ के प्रधानमंत्री है, उनको भी समझाते हैं। लेकिन राजा को वो स्त्री इतनी सम्मोहित हो जाती है, मतलब राजा उसके ऊपर इतना सम्मोहित होता है, इतना प्रेम मतलब उसके प्रति वो आकर्षित होता है कि उसको कुछ सोचता नहीं है उसके अलावा। तो फाइनली दोनों का विवाह तो हो ही जाता है। अब यहाँ पे जो विद्वान जी होते हैं वो अपने चिंता में ही रहते हैं, प्रधानमंत्री भी चिंता में ही रहते हैं। अब जब दोनों का विवाह हो जाता है, सब चीज हो जाता है, अब यहाँ पर एक ऐसी बात आती है कि संपन्न विवाह होने के बाद सब राज्य शासन बहुत सुंदर से चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था भी अच्छे से चल रही है, लोगों का इलाज भी अच्छे से हो रहा है, नगर में व्यापार भी अच्छे हो रहा है, और जो नगर के लोग हैं वो भी कर यानी कि टैक्स अच्छे से दे रहे हैं। कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है। बस विवाह हो जाता है, वर्ष मतलब जो साल भर हो जाता है विवाह का, उनके घर में एक स्त्री का जन्म यानी कि एक बच्ची यानी लड़की का जन्म हो जाता है। अब यहाँ पे लड़की का जन्म होते ही आप सोच के चलिए,
जो ये है ना विद्वान जी और सारे विद्वानों की टीम, वो राजा के पास पहुंच कर कहती कि अलग से उनको कक्षा में बुला के कि महाराज और राजा, ये वो लड़की है जो आपके दादाजी को श्राप मिला था। या तो आप इसको किसी एक ऊंचे पर्वत के हाथ में सौंप दीजिए, परंतु आप अपने पास मत रखिए, क्योंकि आप अपने पास रखेंगे तो ये कुल आपका विनाश करने में सहायक हो सकती है। राजा काफी विद्वान स्वयं भी था, पढ़ा लिखा था। वो इन चीजों को इतना ज्यादा मतलब प्रिफरेंस नहीं करता था, उतने चीजों पे फोकस नहीं करता था। इसीलिए उसने क्या किया, इनकी बातों को इग्नोर किया। बेटी को बहुत उच्च स्तर पे रखा उन्होंने और बहुत उनको आदर सम्मान। और जो अपनी बेटी के लिए, देखिए मैं किसी कहानी में ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि लड़कियों का अनादर करिए। यहाँ पे ऐसा है कि ये कहानी है एक, तो यहाँ पे उस लड़की को आदर सम्मान अपनी बेटी को बहुत सारा देते हैं, ऊंचे पद पे भी रखता है। और वर्ष बीतते हैं, जैसे जैसे वर्ष बीतते हैं, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष बीत जाते हैं, तो गांव में ना थोड़ी थोड़ी हलचल होना शुरू हो जाती है। अभी वहां पे सूखा पड़ना स्टार्ट होता है, और सूखा कोई आसान वाला, मतलब जो 1 साल 2 साल वाला सूखा नहीं। तो ये जो सहस्त्र वर्ष में जो गिरने वाला सूखा होता है, 100 साल में, ऐसा सबसे बड़ा सूखा गिरता है। लगभग और 15 साल का सूखा जो रहता है, नहीं कि हम लोग कह सकते हैं उतना बड़ा वाला सूखा, मतलब बेटी 15 साल की हो गई है और लगभग 3 साल यानी 18 वर्ष जब उनकी बेटी होती है, तब तक वो सूखा कंटिन्यू चलता रहता है। वर्षा का बिल्कुल भी आगमन नहीं होता। गांव में अनाज की आपूर्ति हो जाती है, कम पड़ जाता है। लोगों में आपस में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि अनाज नहीं है तो वो खा नहीं पाएंगे, कुछ कुछ खा नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली उनके लिए अब अनाज नहीं है, तो फिर वहां पे क्रोध का कारण यानी कि एक दूसरे से झगड़ा, थोड़ा चोरी, ये होना शुरू होता है। इसके बावजूद भी राजा अपने हिसाब से नगर को हैंडल तो कर लेता है। दिक्कत सबसे ज्यादा कब आती है, जब बेटी का विवाह का समय होता है, क्योंकि वे 18 वर्ष की हो चुकी है, स्वयंवर का समय आ गया रहता है, गांव में अकाल पड़ गया होता है। और जब गांव में अकाल पड़ जाता है, इसके बावजूद स्वयंवर का सब वहां पे विधि विधान लग जाता है। बड़े बड़े नगर के राजाओं को बुलाया जाता है, और सब जो ये स्वयंवर का जो प्रोसेस होता है उसको अपनाया जाता है। आप यकीन करिए, स्वयंवर में जो राजा है वो लगभग, आज के समय की बात कर रहा हूँ 2023 की, आज के समय की बात 2023, पकड़ के चलिए 200 से 300 करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी बेटी के विवाह के लिए। देखिए, पैसा खर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपके नगर में अकाल पड़ा हो, 3 साल से खेती के लिए में उपजाऊ भूमि ना बनी हो, तो इतना खर्च करना लोगों में गलत समाचार है, तो गलत न्यूज चली जाती है, तो गलत भावना उत्पन्न होती है। और राजा ने ऐसा ही किया। 2000, सोचिए, मतलब उन्होंने अट, मतलब बेटी 18 वर्ष की होने तक, 15 से लेकर 18 तक पूरा अकाल था। और वहां पे इसी समय पे उन्होंने अपनी बेटी को स्वयंवर में उतारा और काफी उनके स्वयंवर में खर्चा किया, जिस कारण नगर के पूरे निवास में एक चर्चा का कारण उत्पन्न हुआ। और इसी नगर के चर्चा के कारण में उत्पन्न होते 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 वहां पर एक पंडित थे, और वो पंडित इतना 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 क्रोधित हुआ कि वो स्वयंवर में जाकर राजा के सम्मुख सीधा उसने बोला कि मुझे भी तुम्हारी बेटी इतनी सुंदर लगती है, इतनी अच्छी लगती है, और उसके साथ मैं विवाह करने को तैयार हूँ इस स्वयंवर में। पर मेरी एक शर्त है कि अभी के अभी ये स्वयंवर सभा को आपको बंद करना होगा, क्योंकि नगर में लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और आप राजकोष से सारे पैसों को इस तरह से बेफिजूल में आप नहीं खर्च कर सकते। अब काफी सैनिक आते हैं, पंडित को उठा के लेके जाते हैं, जो वहां पे ब्राह्मण थे, पंडित यानी कि ब्राह्मण जी, तो उनको वहां से उठाकर, लेकिन ब्राह्मण तो काफी ज्ञानी विद्वान तपस्वी था, इसीलिए उसने वहां पर, और थोड़ा सा हट्टे कट्टे भी थे, उन्होंने सैनिकों से अपना पीछा छुड़ाकर फिर से राजा के पास गया। और जैसे राजा के पास गया, उसने फिर से राजा को चिताया। उसने बोला, अगर तूने मेरी बात को नहीं माना तो याद रख, भयंकर अकाल और आ सकता है। मैं इसी समय तुझसे कहता हूं, इसका विवाह रुका दे, स्वयंवर को रुका दे, अन्यथा इसका स्वयंवर हो रहा है तो इसका विवाह मेरे साथ करा। अब देखिए, उस समय में ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ी परीक्षा होती थी। आप समझिए, आप धन अर्जित नहीं कर सकते,
स्वयं में एक ही बार खाना खाना होता है, वो भी आपको माँग के खाना है। आप ज़्यादा किसी संपत्ति, लालसा, किसी चीज़ में रहने का बिल्कुल भी ख्वाब नहीं कर सकते हैं, तब जाके आपका ब्राह्मणत्व आप में उत्पन्न है, तो आप में वो उपाधि मिलती है आपकी। अभी वाला ब्राह्मणत्व नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, पहले का कह रहा हूँ। तो इस कहानी में ना यही चीज़ सबसे टर्निंग पॉइंट हो जाता है। उस ब्राह्मण की इतनी दुस्साहस, मतलब जो कहते हैं ना, राजा को उसका विरोध बिल्कुल सहन नहीं हुआ। भरी सभा में उसने सीधा क्या कहा, इसकी इसकी ये जो यहाँ पे अपशब्द कह रहा है, और ये जो जिस तरह से मेरे सामने अपने आप को श्रेष्ठ समझाने का प्रयत्न कर रहा है, और भरी सभा में मेरी बेटी का और मेरे राज्य का और मेरा अपमान कर रहा है, मैं इसको अभी के अभी दंडित देता हूँ। इसका सर अलग किया जाए धड़ से। और आप सोचिए फिर क्या, भरी नगर में स्वयंवर भी हो रहा होता है, वहीं पर उसी पंडित को सर कलम यानी कि ब्राह्मण जी को सर अलग करने का आदेश मिल जाता है उसका। अब इसी के कारण यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। प्रॉब्लम पहला ये क्रिएट होता है, वो बोलता है कि अगर यद्यपि मैं अपनी इच्छा बिना मर जाता हूं, तो इस नगर में श्राप मिलेगा। जो कोई भी मेरे मृत्यु के बाद के 5 दिन तक इस नगर, इस गांव, इस शहर, अन्यथा इस राज्य में रुकेगा, या तो वह शिला का बन जाएगा, यानी पत्थर, स्टोन्स बन जाएगा, या फिर उसका अंतिम रात होगा। और ये श्राप है तेरी बेटी को भी और ये तुम्हें भी। अब राजा, मैंने आपको कहा ना, काफी ज्ञानी स्वयं भी थे, पढ़े लिखे भी थे, और उनको भी ज्ञान बहुत सारा था। उन्होंने अपनी बेटी को भी काफी सारा ज्ञान दिया हुआ था, इसलिए वो इन बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसी के चलते क्या हुआ, देखिए, जो पंडित जी थे यानी कि जो ब्राह्मण जी है, उनका सर तो धड़ से अलग कर दिया, मृत्यु हो गई, स्वयंवर भी हो गया, और ये बात सच साबित हुई। स्वयंवर के अगले ही दिन उनकी बेटी ने जिस राजा से विवाह किया था, उस राजा का मृत्यु हो जाती है। और इसी के चलते जो वो लड़की है, मतलब जो राजा की बेटी है, वो अपने पिताजी के पास फिर से आती है, क्योंकि वो जो राजा थे जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पिताजी को लगता है कि ये अशुभ है, इसलिए वो उनको भेज देते हैं अपने पिताजी के पास। अब वो लड़की वहां पे अपने पिताजी के पास जब आती है, अब वहां पे और एक ट्रेजिक हो जाता है। वैसे नगर में क्या नहीं था, अनाज नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था बेटी के आने के बाद। अब वहां पे आप समझ कर चलिए कि बारिश तो आती है, पर एक या दो रात्र में ही इतनी तेज बारिश आती है कि लोगों के घर पूरे बह जाते हैं, डूब जाते हैं। आप सोच के चलिए। अब सबको पता चलना शुरू हो जाता है, गांव के, नगर के लोग, आधे से ज्यादा गांव के लोग वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, कि उनको लगता है कि अगर मैं अभी रुका यहाँ पे, तो मेरा ये अंतिम रात्र होगी। आप सोच के चलिए कि चौथा दिन जब वो राजा की बेटी है अपने पिताजी के पास रहती है, उनकी माता जी एकदम आकस्मिक निधन हो जाता है उनका भी। और जैसे 5वां दिन होता है, 5वां दिन नगर तो काफी सारा खाली हो चुका रहता है, 70%। लेकिन कैसे कि राजा के जो वफादार जितने भी नौकरशाही लोग थे, वो राजा के पास ही रहते हैं, और वो राजा को बोलने का प्रयास करते हैं कि आप अपनी बेटी को या तो किसी पे दान कराइए, या तो इनको इसको नगर से बाहर निकालिए, अन्यथा जो आपके पूर्वजों को कहा गया था वो सत्य होगा, बात मानिए। राजा किसी की बात सुनता नहीं है। और फाइनली जो 5वां दिन होता है ना, तो उस 5वें दिन में स्वयं उनकी बेटी शीला यानी कि पत्थर बन जाती है, राजा पत्थर के बन जाते हैं, सब लोग पत्थर के बन जाते हैं, और पूरा वो गांव और वो नगर पत्थर का बन जाता है। वहां पे आज तक 2023 तक एक व्यक्ति भी गया नहीं है, और वहां पे कोई शाम तक रुका तो वो सवेरे आ नहीं पाता। आप सोच के चलिए कि वो एकदम फाइनल मोमेंट्स है, कि अगर आप वहां पे रुके तो आप रुक गए, आप वहां से वापस नहीं आएंगे। इसलिए सूर्यास्त होने से पहले आपको वहां से निकल जाना है। दोस्तों, ये कहानी थी। मैं जानता हूँ कहानी आपको पता नहीं कैसी भी लगी हो, मैं छोटा सा आपका एक फीडबैक चाहता हूँ कि मैं इसमें बदलाव क्या करूँ। थैंक यू।